जी नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बेटा जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा अध्याय हमारा मानव जनन, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी, सहगर्भता और भ्रूणीय विकास जो हमने छोड़ा था नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी, सहगर्भता और भ्रूणीय विकास, जिसमें हमने कई सारी बातें करी थी। ठीक है, आज उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा जी हमने ये कई सारी बातें करी थी। हमने बात करी थी क्या कि अंडाणु का निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज से कोरकखंड बनते हैं। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हमने तूतक बोला था। फिर ये तूतक किस में बदला था, हमारे कोरक पुट्टी में बदला था। ये कोरक पुट्टी जाकर जुड़ गई थी गर्भाशय की अंदरूनी भित्ति से या अंत्य भित्ति से, यहाँ तक हमने बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि ये जो कोरक पुट्टी जो थी, इसके बाहर एक स्तर का निर्माण हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो, ट्रोफोब्लास्ट, याद आ रहा है। ठीक है, फिर ये जो कोरक पुट्टी के अंदर जो अंतर कोशिकीय समूह था और बाहर कौन थी, ट्रोफोब्लास्ट थी। ट्रोफोब्लास्ट जो थी, जो बाहर की स्तर जो थी, वो जाकर चिपक गई थी किससे, गर्भाशय की अंत्य गर्भाशय भित्ति से, है ना। और अंदर जाकर जरायुज अंकुर का निर्माण किया था, याद आ रहा है। वो जरायुज अंकुर अंदर गए थे अंत्य गर्भाशय भित्ति, और जो रक्त थे, रक्त नलिका के पास जाकर जो आ गए थे, लेकिन दोनों के बीच में संयोजन नहीं हुआ था, यानी उसके अंदर नहीं घुसे थे, उसके पास आ गए थे, जहां पर निर्माण हुआ किसका, अपरा का, जहां से गैसों का आदान प्रदान भी हुआ, पोषणीय पदार्थों का भी आदान प्रदान हुआ और अपशिष्ट पदार्थों का भी। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। अब आज क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो अपरा होती है, उस अपरा के कई सारे कार्य थे, जिसमें से हार्मोन भी निकाले थे। किसने, अपरा ने। अगर आपको याद आ रहा हो, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, अपरा ने हार्मोन निकाले थे। कौन कौन से हार्मोन थे, याद करिए। मैंने आपको बताया था HCG, मैंने आपको बताया था HPL, मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरॉन, मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन, और मैंने आपको बताया था एक आखिरी हार्मोन रिलैक्सिन। ठीक है, इसको प्रोजेस्टेजन भी बोल सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इसका कार्य आपको पता है। एस्ट्रोजन का कार्य आपको पता है। रिलैक्सिन, इसका कार्य मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर के अंत में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसका कार्य मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, वसा को तोड़ने में सहायता करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो सके, HPL। ठीक है, बचा कौन सा था, HCG, ये मुझे आपको बताना था, तो वो हम देखने वाले हैं। किसके बारे में, HCG के बारे में। आइए बात करते हैं किसके बारे में, HCG के बारे में। देखिए HCG फुल फॉर्म क्या थी इसकी, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, अब यहां पर HCG जो है उसको समझना पड़ेगा बड़े अच्छे से, ध्यान से सुनना। दो चीजें समझनी है, इस HCG का उपयोग क्या है, हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी होता है, ठीक है, और इसका कार्य क्या है। आप बोलेंगे उपयोग और कार्य तो एक ही चीज है, नहीं, यहां पर अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि हम इसका, इस हार्मोन का उपयोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है, और इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और इसको हम कैसे यूज में लेंगे किस चीज का पता लगाने के लिए। तो ध्यान से सुनना, इसका उपयोग क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए एक महिला है जिसने गर्भ धारण कर लिया है, क्या बोला मैंने, एक महिला जिसने गर्भ धारण कर लिया है। अब उस महिला को कैसे पता लगे, तो आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी किट आती हैं। क्या आती है बेटा जी, किट आती है। ठीक है, इस तरीके से एक सफेद रंग की एक किट होती है। ठीक है, अब उस किट में क्या होता है, उस किट में क्या किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखिए एक महिला को कैसे पता लगेगा कि उसने गर्भ धारण कर लिया, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले
पहले की बात अगर करें, आज से 10 साल पुरानी अगर हम बात करें, तो क्या होता था कि जब एक महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसके आर्तव चक्र रुक जाते हैं। जानते हैं ना आप, आर्तव चक्र क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तो वो एक संदेश देते हैं महिला को, क्या कि आर्तव चक्र रुक गए, यानी महिला ने गर्भ धारण कर लिया, हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में कैसे पता लगाएं? तो आज की डेट में क्या आ गई है, कुछ किट आ गई हैं, कुछ यंत्र आ गए हैं जिनका उपयोग किया जाता है पता लगाने के लिए कि महिला ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। ठीक, अब इस किट में क्या होता है, इस किट में कैसे किट से पता लगाया जाता है, तो ध्यान से सुनना। इस किट में ना यहां पर क्या होता है, सुबह सुबह उठकर महिला जब मूत्र उत्सर्जित करती है तो उस मूत्र की 2 से 3 बूंदे इस किट के ऊपर डालती है। ठीक है, अब मूत्र में क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मूत्र यहां पर डालेगी तो यहां पर एक लाल रंग की लाइन होती है, एक नीले रंग की लाइन होती है। ठीक है, अगर लाल रंग की लाइन आ जाती है इट मींस वो महिला ने गर्भ धारण कर लिया है, या नीले रंग की आ जाती है तो महिला ने गर्भ धारण नहीं किया है। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है, अलग अलग किट्स में अलग अलग होता है, लेकिन कहने वाली बात जो होती है वो किट में बता रखा होता है कि लाल रंग गर्भधारण है या नहीं है, नीला रंग गर्भधारण है या नहीं है। बात आ रही है ये कि गर्भधारण वो तो पता लग जाएगा, वो तो किट के ऊपर लिखा होता है कि अगर लाल लाइन आएगी या तो गर्भधारण है या नहीं है, वो उस किट के ऊपर लिखा होगा। लेकिन ये किट पहचान कैसे रही है, आखिर उस मूत्र में क्या था? तो याद रखना, एक स्त्री के जीवन काल में ये हार्मोन केवल तब ही निकलता है जब एक महिला ने गर्भ धारण कर लिया है, यानी एक महिला के अंदर सगर्भता आ जाती है, महिला ने गर्भ धारण कर लिया है, तभी ये हार्मोन निकलता है। कौन सा? HCG। नहीं तो एक सामान्य महिला में HCG नहीं निकलता है। अब देखना, ध्यान से सुनना, हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर लिया करो। मान लो मैं वो महिला हूं जिसने गर्भ धारण कर लिया, मान लो, हंसना मत, समझना इस चीज को। मान लो वो मैं वो महिला हूं, मैं वो स्त्री हूं जिसने गर्भ धारण कर लिया। ठीक है, अब मैंने किट का उपयोग किया, उस किट में मूत्र की बूंदे डाली, और उन बूंदों ने जैसे ही डाली तो उसमें जो भी लाइन आई पता लग गया कि गर्भ धारण हो गया। आखिर उस मूत्र में क्या था? तो उस मूत्र में था क्या? ये हार्मोन। अब जरा सोचिए, ये हार्मोन कब निकलता है? सिर्फ और सिर्फ जीवन काल में कब निकलता है? सिर्फ और सिर्फ जब एक महिला ने गर्भ धारण कर लिया। अब जरा सोचिए, ये किट किस चीज को पहचानेगी? इस किट में यहां पर जब बूंदे डाली जाएंगी तो उन बूंदों में, मूत्र की बूंदों में क्या होएगा? HCG होएगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन जब काम कर लेते हैं, हार्मोन जब काम कर लेते हैं तो काम करने के बाद उन हार्मोन को हम शरीर से त्याग देते हैं। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा। अब जरा सोचिए, HCG ने अपना कार्य कर लिया। क्या कार्य किया वो भी बताऊंगा, लेकिन HCG ने उस स्त्री के अंदर अपना कार्य कर लिया। करने के बाद वो HCG को जब एक स्त्री मूत्र के द्वारा त्यागेगी तो मूत्र की जब बूंदे डाली जाएंगी तो उन बूंदों के अंदर अगर HCG होगा तो ये किट पहचान लेगी, और अगर नहीं होएगा तो भी पहचान लेगी। यानी इस किट में अगर HCG डिटेक्ट हो गया इट मीन्स वो महिला ने गर्भ धारण कर लिया। तो HCG का उपयोग किया जाता है किस चीज में? जरा सोचिए, गर्भ धारण किया या नहीं किया, यानी सगर्भता की पहचान करने में। सगर्भता की पहचान करने में। तो याद रखना, भूलना मत। तो किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है HCG का? उपयोग हमने किस चीज में किया? ये पता लगाने के लिए कि वो महिला ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो प्रक्रिया जो होती है ना, इस टेस्ट को बोला जाता है बेटा जी, ये जो टेस्ट किया गया है ना, इस टेस्ट को बोला जाता है, इस प्रयोग को बोला जाता है, याद रखना, ग्रेवी डेक्स टेस्ट। याद रखना, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवी डेक्स टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिससे गर्भता आई है या गर्भ धारण किया है या नहीं किया, ये पता लगाया जाएगा। मीनिंग समझ में आ गया कि एक महिला के जीवन काल में HCG केवल तभी निकलेगा जब क्या होएगी? उसने गर्भ धारण किया है, और वो HCG काम करने के बाद मूत्र के द्वारा त्याग दिया जाएगा। जैसे ही मूत्र को इस किट में डाला जाएगा, उसकी बूंदे डाली जाएंगी, अगर उसमें HCG होएगा तो वो किट बता देगी कि गर्भ धारण किया है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये वाली चीज? अब बात आ रही है कार्य क्या है।
ये HCG कार्य क्या करता है? आप मुझे बस एक सिंपल सी चीज बताइएगा कि गर्भ धारण करने के बाद, ध्यान से सुनना, गर्भ धारण करने के बाद एक महिला ने गर्भ धारण कर लिया, आपके हिसाब से सोचना, एक महिला ने अगर गर्भ धारण कर लिया तो क्या उसमें आर्तव चक्र ऑन होंगे, मतलब चालू रहेंगे, या बंद हो जाएंगे? सोचो, एक महिला ने अगर गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण के पश्चात सोचिए आर्तव चक्र चालू रहेंगे या बंद हो जाएंगे? सिंपल सा आंसर है, आर्तव चक्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। आप बोलेंगे क्यों? अरे भैया जरा सोचिए, आर्तव चक्र में क्या हो रहा था? अंतः गर्भाशय भित्ति टूट रही थी, है ना? अब जरा सोचिए, एक महिला ने अगर गर्भ धारण कर लिया, यानी वो जो भ्रूण है वो किससे जाकर चिपका हुआ है? गर्भाशय की अंतः गर्भाशय भित्ति। अब जरा सोचिए, अगर आर्तव चक्र चालू होते तो अंतः गर्भाशय भित्ति टूटती, तो क्या भ्रूण चिपक पाता, रोपण हो पाता? वो तो अलग हो जाता, गिर जाता, शरीर से निकल जाता। तो जरा सोचिए, गर्भ धारण के पश्चात में आर्तव चक्र क्या हो जाएंगे बेटा जी? बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा सोचिए, आर्तव चक्र अगर बंद हो गए, इट मींस, याद आ रही है हार्मोन LH और FSH, ये नहीं निकलेंगे। सीधी सी बात है, अगर आर्तव चक्र बंद हो जाएगा तो LH और FSH नहीं निकलेंगे। आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही दोनों ही तो हार्मोन थे जो नियंत्रित कर रहे थे आर्तव चक्र को। तो आर्तव चक्र अगर बंद कर दिया तो ये दोनों हार्मोन नहीं निकलेंगे। अब जरा सोचिए, ये हार्मोन क्या एक हार्मोन के स्त्रावण को प्रेरित कर रहा था? याद आ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, भूले तो नहीं है ना? कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित कर रहा था LH, क्या निकालने के लिए? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था? याद करिए, अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रख रहा था। अंतः गर्भाशय भित्ति जो थी उसको बनाए रख रहा था। अब सोचिए, अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखने का कार्य कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। चलो जी ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या था? अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना। ठीक है, हमने बोला गर्भधारण के पश्चात आर्तव चक्र बंद, ये दोनों हार्मोन बंद, ये नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम से ये नहीं निकलेगा, और ये नहीं निकलेगा तो अंतः गर्भाशय भित्ति नहीं बनी रहेगी। आप बोलेंगे ये तो गंभीर समस्या आ गई है, अब क्या करें? हमें तो अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए भी रखना है। क्यों? क्योंकि उसके पास भ्रूण चिपका पड़ा है। तो हमें अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखना है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है भ्रूण, लेकिन अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाने के लिए चाहिए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कैसे निकालें? आर्तव चक्र बंद हो गए हैं, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए LH का काम कर रहा है कौन? HCG। यानी HCG किसके जैसा कार्य करेगा? LH के जैसा। ये HCG प्रेरित करेगा किसको भैया? ये प्रेरित करेगा किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को। क्या निकालने के लिए? प्रोजेस्टेरॉन, जो अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाए रखेगा। तो आई होप मीनिंग समझ में आया होगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए, हमने बात करी HCG, कौन निकाल रहा था? अपरा निकाल रही थी। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन कौन निकाल रहा है? अपरा। इसका उपयोग किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि एक महिला ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। तो मार्केट में आती है किट, उन किट में क्या डाला जाता है? सुबह उठकर एक महिला जब मूत्र उत्सर्जित करती है तो मूत्र की बूंदें इस पर डालती है, जिससे उसे पता लग जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। आखिर इस किट में क्या डिटेक्ट होता है, क्या पहचाना जाता है कि मूत्र में HCG है या नहीं है? अगर मूत्र में HCG नहीं है, इट मींस महिला ने गर्भ धारण नहीं किया। लेकिन अगर HCG है तो महिला ने गर्भ धारण कर लिया है। ठीक है, तो HCG जीवन काल में कब निकलता है? केवल तभी जब एक महिला ने गर्भ धारण किया है। ये किट उसको पहचानती है। ये टेस्ट क्या कहलाता है? ग्रेविडेक्स टेस्ट।
सिंपल। चलें आगे। हमने पूछा इसका कार्य क्या है, एचसीजी कार्य क्या कर रहा है। तो हमने बात करी कि एक महिला जब गर्भ धारण कर लेती है तो आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं, और अगर बंद हो जाते हैं तो एलएच नहीं निकलता। एलएच अगर नहीं निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नहीं निकालेगा, और प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं निकाला तो अंतःगर्भाशय भित्ति नहीं बनी रहेगी। लेकिन हमें तो बनाए रखना है किसको, अंतःगर्भाशय भित्ति को, यानी हमें तो इसकी आवश्यकता है। और ये किससे निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। आप बोलेंगे सर अपरा भी तो निकाल रही है, निकालेगी, लेकिन हमें और प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है। तो उसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकालने के लिए एलएच तो है नहीं, तो एलएच का कार्य कौन करेगा, एचसीजी। एचसीजी प्रेरित करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को क्या निकालने के लिए, प्रोजेस्टेरोन। ये था बेटा जी हमारा क्या, एचसीजी, जो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा एचसीजी के बारे में डिटेल में। सिंपल है। चलें आगे। तो ये बेटा हमारी अपरा हो गई है, ठीक है, हमने गर्भधारण पूरा देख लिया है। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो गर्भाशय था, ठीक है, इधर की तरफ बना रहा हूं, इधर भी सेम टू सेम ऐसे ही होएगा। बात आ रही है यहां पर जो अंतःगर्भाशय भित्ति थी बेटा जी, ठीक है, उस अंतःगर्भाशय भित्ति से कौन जुड़ा हुआ है, आपको याद आ रहा होगा ये क्या थी, कोरक पुट्टी थी, जिसमें बाहर की जो स्तर थी जिसका नाम क्या था, पोष कोरक, याद आ रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, जो अंदर घुस गई थी और उंगली नुमा संरचनाएं बनाई थी, जरायुज अंकुर बनाए थे, अपरा का निर्माण हो गया था। याद आ रहा है यहां पर कुछ समूह था, अंतर कोशिकीय समूह। बेटा जी याद रखना है, ये जो अंतर कोशिकीय समूह है, यही अंतर कोशिकीय समूह जो होता है, यही आगे चलकर निर्माण करता है किसका, भ्रूण का। याद रखना। तो आपसे कोई पूछे भ्रूण का निर्माण कौन करता है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे भ्रूण का निर्माण अंतर कोशिकीय समूह करता है, याद रखना, बोलेंगे तो नहीं। अब ये जो अंतर कोशिकीय समूह है, ये आगे किस में बदलेगा, ध्यान से सुनना। देखिए, अंतर कोशिकीय समूह जो है, कौन बेटा, अंतर कोशिकीय समूह, जिसको हमने इंग्लिश में बोला था इनर सेल मास, भूले तो नहीं है इसको, इनर सेल मास अंतर कोशिकीय समूह, जो कोरक पुट्टी के अंदर था, याद आ रहा है, ये कोरक पुट्टी जिसमें बाहर एक स्तर थी, क्या कहला रही थी, पोष कोरक, अंदर कौन था, अंतर कोशिकीय समूह, खाली जगह क्या कहला रही थी, याद करिए, कोरक गुहा, भूले तो नहीं है, ठीक है। अंतर कोशिकीय समूह आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो अंतर कोशिकीय समूह की ये जो कोशिकाएं है ना, ये आगे चलकर अंतर कोशिकीय समूह की कोशिकाएं विभेदित होती हैं। विभेदित का मतलब बदलती हैं, विभाजन करती हैं, विभाजन करके बदलती हैं, और विभेदित होकर क्या बनाती हैं, ध्यान से सुनना, विभेदित होकर बनाती हैं, ध्यान से सुनना, बनाती हैं 3 जर्म स्तर। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। ये जो अंतर कोशिकीय समूह की ये जो कोशिकाएं हैं ना अंदर, ये क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, और विभाजन कर करके क्या करती हैं, ये 3 स्तरों का निर्माण करती हैं। ये जो 3 स्तरें बनेंगी, इन 3 स्तरों का नाम क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो सबसे, जैसे इस तरीके से ये अंतर कोशिकीय समूह है, देखिए ये मान लेते हैं अंतर कोशिकीय समूह है, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं अंदर, ठीक है, विभाजन करा और विभाजन करके 3 स्तरों का निर्माण कर दिया है, ठीक है। एक बाहरी स्तर है फर्स्ट, फिर उसके नीचे सेकंड और उसके नीचे थर्ड, तो कुल मिलाकर कितनी स्तर बना दी हैं, 3 स्तरों में विभाजित हो। देखो सिंपल शब्दों में बोलूं, अंतर कोशिकीय समूह ये वाला है ना, ये अंतर कोशिकीय समूह में कोशिकाएं थी, विभाजित होकर क्या बना रही हैं, 3 स्तरें बना रही हैं, ठीक है, जो 3 जर्म स्तर हैं,
अब ये 3 जर्म स्तर का नाम क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे बाहर जो है उसका नाम है एक्टोडर्म, बाह्य जर्म स्तर। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, बाह्य जर्म स्तर, ठीक है। फिर सेकंड बीच वाली जो है मीजोडर्म, मध्य जर्म स्तर, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली अंत्य जर्म स्तर। बाह्य जर्म स्तर, मध्य जर्म स्तर और अंत्य जर्म स्तर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो कुल मिलाकर 3 जर्म स्तरों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जर्म स्तर क्या करेंगी, यही प्रश्न पूछेंगे ना सर, ये जो 3 जर्म स्तर बनी है ये क्या कार्य करेंगी। तो बेटा ये जो 3 जर्म स्तर हैं, ये जो 3 जर्म स्तर जो होती हैं, ये जर्म स्तर आगे चलकर जब एक शिशु का निर्माण होएगा तो उसके अंगों का निर्माण करेंगी, उसके ऊतकों का निर्माण करेंगी। जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म बाह्य जर्म स्तर जो सबसे बाहर वाली थी, बाहर वाली, ठीक है, ये हमारे अंदर किसका निर्माण करती है, जैसे त्वचा का, हमारी जो स्किन जो है उसका निर्माण कौन करती है, एक्टोडर्म करती है। भूलना मत इस चीज को, याद रखना, ठीक है। उसी प्रकार मीजोडर्म जो होती है, मतलब ये तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे ऊतक है, बहुत सारी कोशिकाएं। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा उदाहरण दिया कि हमारी जो त्वचा है ना, ये जो स्किन जो है, ये त्वचा ये किससे उत्पन्न हुई है। तो जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे, ध्यान से सुनना, जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे तो हमारे अंदर जो अंतर कोशिकीय समूह जो था हमारा, वो विभेदित होकर 3 स्तरें बना रहा है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जिसमें से एक्टोडर्म हमारे अंदर आगे चलकर किसका निर्माण कर रही है, त्वचा का। यानी हमारी त्वचा किससे उत्पन्न हुई है, एक्टोडर्म से, ठीक है। उसी प्रकार मीजोडर्म ये आगे चलकर हमारे शरीर का कौन सा भाग बनाती है, तो याद रखना, भूल मत जाना, हमारा जो परिसंचरण तंत्र जो होता है, कौन बेटा, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब जरा सोचिए, हमारे अंदर कोई परिसंचरण हो रहा है, कोई इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जरा सोचिए, हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था ना, परिसंचरण तंत्र था ना चैप्टर, याद आ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें याद करी कहीं हृदय था, रक्त था, रक्त नलिका थी। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, परिसंचरण तंत्र में आती है, या हमारे अंदर परिवहन बोल दीजिए, परिसंचरण बोल दीजिए, आती है ना ये। तो बेटा ये सारी चीजों का निर्माण, हमारे हृदय का निर्माण किससे हुआ है, जरा सोचिए, मीजोडर्म से। रक्त का, रक्त नलिकाओं का निर्माण किससे हो रहा है, मीजोडर्म से। तो मीनिंग समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में जो अंग हैं या जो ऊतक हैं, ये किससे उत्पन्न हुए हैं, जिन स्तरों से उत्पन्न हुए हैं उनको हम बोलते हैं क्या, जर्म स्तर। जिसमें से एक्टोडर्म ने, एक उदाहरण मैंने आपको बताया, क्या बनाती है, आगे चलकर हमारी त्वचा बनाती है। मीजोडर्म क्या बनाती है, परिसंचरण तंत्र बनाती है। उसी प्रकार एंडोडर्म जो होती है, ये क्या बनाती है। अब हमारे अंदर क्या होते हैं बेटा जी, अंग होते हैं, खोखले अंग, जानते हैं आप। जैसे जरा सोचिए, हमारे अंदर वायु नलिका है, श्वास नलिका है, खाद्य नलिका है, हमारा आमाशय है, हमारी आंत है। जरा सोचिए अंदर से खोखले हैं या नहीं है ना। ऐसे खोखले अंगों को क्या बोलते हैं, अंतरंग। याद रखना, अंतरंग अंग बोलते हैं। फिर से बोलूं, फिर से सुनना, क्या बोला, अंतरंग अंग की भित्तियां जो होती हैं उनका निर्माण कौन करती है, एंडोडर्म। पहले सुनो समझो, क्या एंडोडर्म
जो स्तर थी, जर्म स्तर थी, उसने आगे चलकर हमारे अंदर क्या बनाया? हमने बोला हमारे जो अंतरंग अंग है ना, उनकी जो भित्तियां, उनकी जो दीवारें हैं, वो कौन बनाती है? एंडोडर्म। आप पूछेंगे सर अंतरंग अंग कौन से होते हैं? तो बेटा याद रखना, खोखले, खोखले जो अंग जो होते हैं, खोखले अंग जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतरंग अंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिख देता हूं, विसरल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, हमारा पेट है, पेट में अगर भोजन जा रहा है, इट मींस पेट अंदर से खोखला है या नहीं? आंत होती है, आंतों में भी भोजन जा रहा है, यानी आंत अंदर से खोखली है ना? तो ऐसे खोखले अंगों को हम बोलते हैं अंतरंग अंग। और ऐसे अंगों की जो दीवारें हैं ना, दीवारें, वो दीवार, वो भित्तियां कौन बना रही है? आगे चलकर एंडोडर्म बना रही है। तो ये मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई हैं, भूलना मत क्या कि ये जो हमारा कोरक पुट्टी थी, इस कोरक पुट्टी में जो अंतर कोशिकीय समूह की कोशिकाएं थी, ये कोशिकाएं विभेदित होती हैं और 3 जर्म स्तर बनाती हैं। और ये जो 3 जर्म स्तर हैं, कौन सी सबसे बाहर? एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। ये आगे चलकर हमारे शरीर के अंगों का, ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर उदाहरणवश बता दिए हैं, यहां पर कौन कौन क्या क्या बना रहा है। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। चलें आगे। तो ये बेटा जी हमने बात करी है किसकी? सगर्भता की। किसकी बात करिए बेटा? सगर्भता की। अब इसके बाद बात आ रही है किसकी? भ्रूणीय विकास की। अभी तक क्या चल रहा था? सगर्भता ही चल रही है। गर्भधारण किया है एक महिला ने, वो अभी तक हम बात कर रहे थे। अब बात आने वाली किसकी? भ्रूणीय विकास की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? भ्रूणीय विकास की। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए भ्रूणीय विकास पढ़ने वाले हैं, यानी जो अभी हमने बात करी, क्या पोषकोरक याद आ रहा है? याद आ रहा है? पोषकोरक के अंदर कौन था? अंतर कोशिकीय समूह। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, ठीक है, हमने बात करी ये हमारा इस तरीके से चिपक चुका है। ठीक है, बाहर से कौन है? पोषकोरक, अपरा का निर्माण हो गया। अब यहां पर जो अंतर कोशिकीय समूह जो था वो बेटा जी 3 स्तरों में विभाजित हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। एक पहली, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, ये मैंने आपको बताया है। ऐसे नहीं, मतलब सिर्फ समझाने के लिए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब अंदर जो है वो बन चुका है भ्रूण। अब ये कौन है? अंदर भ्रूण है। उस भ्रूण में 3 जर्म स्तर हैं, डनाडंडन। अंदर कौन है? यहां पर भ्रूण है, और उस भ्रूण में 3 जर्म स्तर है। अब ये जो भ्रूण है ये आगे चलकर क्या करेगा? विकास करेगा। ठीक है, अब बात आ रही है भ्रूण जब विकास करेगा, ठीक है, तो वो पूरी गर्भकाल कितने महीने का होएगा? भाई भ्रूण विकास करने वाला है, कितने दिनों तक विकास करता है? तो हम बोलते हैं कि भ्रूण का विकास जो होता है, या गर्भधारण जो होता है, या गर्भकाल जो होता है, एक मनुष्य के अंदर जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 9 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 9 मंथ का होता है। प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है? 9 मंथ की। अब ये 9 महीने का जो गर्भकाल है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे सर तिमाही क्या? कई बच्चों को नहीं समझ में आता तिमाही क्या। अब तिमाही जो है उसमें 2 वर्ड का मिक्सिंग हुई है, मिक्सचर है ये 2 वर्डों से। क्या माही वर्ड किससे आया है? महेंद्र सिंह धोनी से नहीं आया। महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट नेम क्या है, निकनेम क्या है? माही, वहां से नहीं आया भैया। माही वर्ड किससे आया? महीने से। माही वर्ड किससे आया? महीने से। और तिमाही में ती जो है वो आया 3 से, यानी 3 महीने का जो काल जो है
वो क्या कहला रहा है, तिमाही। तो जरा सोचिए, पहली तिमाही जो है वो कितने मंथ से बनी हुई है, कितने महीने से? पहला, दूसरा, तीसरा महीना जो होएगा गर्भकाल का, जिसमें भ्रूण विकास करेगा, वो क्या कहलाएगी, पहली तिमाही। फिर चौथा, पांचवा और छठा महीना जो होएगा गर्भकाल का, ये 3 महीने क्या कहलाएंगे, दूसरी तिमाही। और इसी प्रकार 7वां, 8वां और 9वां महीना जो होएगा वो क्या कहलाएगी, तीसरी तिमाही। तो तिमाही का मीनिंग समझ में आ गया। अब तिमाही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूं, ट्राइमेस्टर। याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्राइमेस्टर बोलते हैं किसको, तिमाही को इंग्लिश में। ठीक है, अब बात आ रही है इन तिमाहियों में भ्रूण का विकास होएगा तो भ्रूण में क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली तिमाही की। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट तिमाही, प्रथम तिमाही। अब जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए। ठीक है, अपनी कॉपी में वैसे वैसे लिखते जाइएगा। प्रथम तिमाही में ध्यान से सुनना, प्रथम तिमाही यानी पहला, दूसरा और तीसरे महीने की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, प्रथम तिमाही में प्रथम, या प्रथम की जगह मैं लिख देता हूं पहले महीने के अंत तक, ध्यान सुनिएगा, क्या बोला हमने, पहले महीने के अंत तक, यानी भ्रूणीय विकास पढ़ रहे हैं। समझना, भ्रूणीय विकास यानी वो जो भ्रूण जिसमें 3 जर्म स्तर बन चुकी है ना, अब वो विकास करेंगी तो क्या होएगा, पहला महीना जैसे कंप्लीट हो जाएगा, पहले महीने के अंत तक क्या होएगा, हृदय का निर्माण होएगा। किसका निर्माण होएगा बालक, हृदय का निर्माण हो जाएगा। यानी एक स्त्री जिसने गर्भ धारण कर लिया है, जिसके अंदर भ्रूण है, उसकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के एंड तक, पहले महीने के, ये जो पहला महीना है, इस पहले महीने के अंत तक क्या बन जाएगा उस भ्रूण का, हृदय बन जाएगा। और उस हृदय की धड़कनों को, ध्यान से सुनना, उस हृदय की धड़कनों को डॉक्टर जो होता है ना, वो सुनता है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, हृदय की जो धड़कनें होती है उनको सुनने के लिए जो यंत्र यूज में लिया जाता है उसका नाम क्या है, जानते हैं ना, कौन, स्टेथोस्कोप। याद रखना, कौन, स्टेथोस्कोप। लिख दूं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा उस बच्चे की, उस शिशु की, शिशु ना बोलकर बोलूंगा, उस भ्रूण की क्या, हृदय की धड़कनों को डॉक्टर जो है वो सुन सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, प्रथम तिमाही के पहले महीने के अंत तक क्या होएगा भैया, हृदय का निर्माण हो जाएगा और उसकी धड़कनों को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है। सिंपल, ये तो हो गया पहली तिमाही के पहले महीने की बात। अब आ रहे हैं किसकी, दूसरे महीने में। अब दूसरे महीने के अंत तक क्या होएगा, दूसरा महीना किसका, पहली तिमाही का। देखिएगा, दूसरा महीना जो होएगा उसमें क्या होएगा, देखिए आपको क्या दिख रहा है, दूसरे महीने के अंत तक, अंत तक लिखा है। ठीक है, दूसरे महीने के अंत तक क्या होएगा। अब आप मुझे बताएं, आपको ये मेरे क्या दिख रहे हैं, हाथ है ना, और पैर तो दिख नहीं रहे लेकिन पैर भी है ना। तो हाथ और पैर, इनको क्या बोला जाता है, पाद। इंग्लिश में बोलते हैं लिम्स। ठीक है, ये है अग्रपाद, और पैर जो है उनको हम क्या बोलते हैं, पश्चेपाद। फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, अग्रपाद, पश्चेपाद। ठीक है, तो पादों का यानी लिम्स का, यानी हाथ पैर का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, ये हाथ और इस तरीके से पैरों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, और उन पादों पर यानी हाथ और पैर पर क्या होता है, उंगलियों का निर्माण भी हो जाता है। याद रखना,
ये जो हाथ पैर बनेंगे उनमें उंगलियां नहीं मिल रही हैं, ये उंगलियों का, हल्की हल्की उंगलियों का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है बेटा जी, भूलना नहीं है। दूसरे महीने के अंत तक, दूसरा महीना यानी कौन सी तिमाही चल रही है अभी? प्रथम तिमाही ही चल रही है, पहली तिमाही चल रही है, जिसमें पहले महीने के अंत तक हृदय बन गया, दूसरे महीने के अंत तक हाथ पैर बन गए हैं और उन पर अंगुलियां भी आ चुकी हैं। ठीक है, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब हाथ पैर बन गए, अब क्या होएगा जरा सोचिए, इसके बाद आएगा बेटा जी कौन सा? तीसरी तिमाही। तीसरी तिमाही के अंत तक, तीसरी तिमाही के अंत तक। अब आप जरा सोचिए, तीसरी तिमाही, तीसरी तिमाही यानी क्या मैं इसको बोल सॉरी तीसरी तिमाही नहीं, तीसरे महीने, तीसरी तिमाही लिख दिया, तीसरे महीने के अंत तक, तीसरे महीने के अंत तक बोल दीजिए। बेटा जरा सोचिए, क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, प्रथम तिमाही के अंत तक? नहीं बोल सकता, सोचिए, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। अब जरा सोचिए, प्रथम तिमाही का अंत क्या होगा? एक तिमाही में, पहली तिमाही में पहला, दूसरा, तीसरा महीना था, तो प्रथम तिमाही का अंत का मतलब तीसरे महीने का अंत बोल सकते हैं ना। अच्छा, क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, प्रथम तिमाही कितने हफ्ते की होगी? जरा सोचिए, एक महीने में लगभग 4 हफ्ते, दूसरे महीने में और 4 हफ्ते, तीसरे महीने में और 4 हफ्ते, टोटल कितने हफ्ते हो गए? 12 हफ्ते हो गए। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। सोचिए, 12 हफ्तों के अंत तक। भाई एक महीने में 4 हफ्ते, तो दूसरे महीने में टोटल कितने हो गए? 8 हफ्ते, तीसरे महीने में टोटल कितने हो गए? 12 हफ्ते, हो सकता है ना। तो तीसरे महीने के अंत तक या प्रथम तिमाही के अंत तक या 12 हफ्तों के अंत तक क्या होएगा भैया? सीधी सी बात याद रखनी है, क्या होएगा इसके अंत तक? जो अंग तंत्र होंगे, यानी सभी अंग तंत्र जो होंगे, सभी अंग तंत्र जो होंगे, उनका, सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा। सभी अंग तंत्रों का क्या हो जाएगा बेटा जी? निर्माण। अब आप बोलेंगे अंग तंत्र, जरा सोचिए, क्या हमारे अंदर श्वसन तंत्र है? क्या हमारे अंदर परिसंचरण तंत्र है? क्या हमारे अंदर, सोचिए, उत्सर्जन तंत्र है? क्या हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र है? ये जितने भी तंत्र है ना, सिस्टम जो है हमारे अंदर, वो सारे के सारे बन गए हैं। यानी हमारे अंदर सारे के सारे अंग बन चुके हैं। अंग, भाई तंत्र किससे बने हुए हैं? सोचिए, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, 11th में पढ़ा होगा। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक, ऊतक मिलकर क्या बनाते? अंग, अंग मिलकर क्या बनाते? अंग तंत्र, है ना। जैसे अमाशय, आंत, ये क्या बना रही है? पाचन तंत्र बना रही है ना। फेफड़े क्या बना रहे हैं? श्वसन तंत्र बना रहे हैं। मस्तिष्क क्या बना रहा है? तंत्रिका तंत्र बना रहा है। वृक्क यानी किडनी क्या बना रही है? उत्सर्जन तंत्र बना रहा है। हृदय किसका भाग है? परिसंचरण तंत्र का भाग है। यानी तंत्र किससे बने हुए? अंगों से। तो हमने बोला सभी अंग तंत्रों का अगर निर्माण हो गया, यानी सभी अंगों का भी क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? इसके बाद जो अगली तिमाहियां आएंगी उसमें ये विकास करेंगे। भाई अंग तो बन गए, अब उन अंगों का विकास भी तो होगा ना। तो ये हमारी क्या खत्म हुई है? जरा सोचिए, ये हमारी खत्म हुई है पहली तिमाही। अब बात करेंगे किसकी बेटा जी? दूसरी तिमाही की। ठीक है, अब दूसरी तिमाही देखिए, दूसरी तिमाही में चौथा, पांचवा और छठा महीना है, जिसमें चौथे महीने में ज्यादा कुछ नहीं, जो अंग तंत्र जो बने वो विकास करेंगे। मेन है पांचवा और छठा महीना। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी बेटा जी? यहां पर दूसरी तिमाही की। देखिए देखिए, नंबरिंग भी मैंने उसी हिसाब से दी है, ये देखा आपने?
मैंने नंबरिंग कैसे दिए, देखिए पहला नंबर किसका, प्रथम तिमाही जिसमें ए, बी और सी, ठीक है। अब दूसरा नंबर दे रहा हूं किसको, दूसरी तिमाही को, ठीक है। ये हमारी प्रथम तिमाही हो गई थी बेटा, इसमें पहले महीने के अंत तक देखा, फिर दूसरे महीने के अंत तक देखा, फिर तीसरे महीने के अंत तक देखा, या प्रथम तिमाही के अंत तक देखा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी तिमाही की। अब दूसरी तिमाही में भी पर्टिकुलरली किसकी बेटा, ध्यान से सुनना, चौथे महीने की बात नहीं करेंगे, सीधा किसकी बात करेंगे, पांचवें महीने की। आप बोलेंगे चौथे महीने की क्यों नहीं, क्योंकि उसमें जो अंग तंत्र बने हैं ना वो विकास कर रहे हैं। पांचवें महीने में क्या हो रहा है, तो ध्यान से सुनना, पांचवें महीने के दौरान, अब अंत तक नहीं लिखा है मैंने, यहां पर दौरान लिखा है, ठीक है। पांचवें महीने के दौरान क्या होएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, पांचवें महीने के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक तो पहली चीज आपने ध्यान से सुननी है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, मेरे ख्याल से देखी होगी। 3 इडियट्स बहुत साल पहले आई थी, लगभग 7-8 साल पहले आई थी, याद आ रही है। उसमें एक सीन था, एक महिला जो गर्भवती होती है, फिर वो जो हीरो जो होता है आता है, आमिर खान आता है ना, और वो उसके जो जिस महिला ने गर्भ धारण कर रखा होता है उसका जो बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, हिलता है, याद आ रहा है ऐसा कुछ, वो बोलता है ऑल इज वेल, ऐसा कोई सीन था ना। यानी कहने का मतलब जो था यहां पर वो ये कि बच्चा जो है, क्या गर्भ काल के दौरान क्या बच्चा हिलता है, क्या गतिशीलता दिखाता है, हाँ दिखाता है। और वो गतिशीलता कब से दिखाना चालू करता है, तो याद रखना, पांचवें महीने के दौरान शिशु गतिशीलता दर्शाता है, याद रखना है। पांचवें महीने के दौरान गतिशीलता दिखाता है, दर्शाता है कौन बेटा जी, शिशु, ठीक है। और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं, ये भी याद रखना। क्या, सिर पर, देखा है आपने जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर पर बाल होते हैं ना, तो वो जो सिर पर जो बाल आते हैं, सिर पर जो बाल आते हैं वो कब आ जाते हैं, पांचवें महीने के दौरान सिर पर भी बाल आ जाते हैं, और पांचवें महीने के दौरान वो जो बच्चा जो होता है हल्का फुल्का हिलना भी स्टार्ट कर देता है, गतिशीलता दर्शाता है। कब, पांचवें महीने के दौरान। ये कब हुआ है बेटा, दूसरी तिमाही के पांचवें महीने के दौरान, ठीक है। चलें आगे, अब कौन सा महीना होगा जरा सोचिए, दूसरी तिमाही के चौथे महीने की बात हमने नहीं करी है, हमने पांचवें की करी है। अब कौन सा आएगा, सीधी सी बात है, छठा महीना। तो अब देखिएगा, छठे महीने के अंत तक। अब आप मुझे बताएं, छठे महीने के अंत तक को मैं और क्या क्या लिख सकता हूं, सोचो क्या क्या लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, दूसरी तिमाही के अंत तक लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अरे भैया, छठा महीना किसका भाग था, दूसरी तिमाही का था ना भाई। दूसरी तिमाही का आखिरी महीना कौन सा होगा, छठा महीना होगा। तो यूं बोल दीजिए, छठे महीने के अंत तक या दूसरी तिमाही के अंत तक। अब जरा सोचिए, हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो कौन सा हफ्ता खत्म होने वाला होगा, 24वां। भाई पहली तिमाही में 12 हफ्ते हो गए, तो दूसरी तिमाही में और 12, यानी टोटल कितने हो गए, 24। तो 24 हफ्तों के अंत तक। ठीक है, क्या क्या होगा ध्यान से सुनना बेटा जी। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद रख सके तो याद रख लेना। ध्यान से सुनना, आपको ये भ्रूण दिख रहा है, ये शिशु दिख रहा है। इस शिशु के शरीर पर, सिर पर भी, शरीर पर भी छोटे छोटे बाल आते हैं, कोमल। देखना कभी शिशु अगर देखो, एक नवजात शिशु को जब आप देखो तो उसके शरीर पर ना, माथे पर भी,
सिर पर तो है ही है, माथे पर, फेस पर, बॉडी पर, शरीर पर क्या आते हैं? शरीर पर कोमल बाल आते हैं। ठीक है, इन बालों को क्या बोला जाता है? वैसे तो ये हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये जो कोमल बाल होते हैं ना, इनको बोला जाता है लेनुगो। शायद आपको इस डायग्राम में भी लिखा हो, दिखाई दे रहा है, लेनुगो। ठीक है, तो लेनुगो क्या होते हैं बेटा जी? शरीर पर जो कोमल बाल होते हैं वो आ जाते हैं। कब? छठे महीने के अंत तक, या दूसरी तिमाही के अंत तक, या 24 हफ्ते के अंत तक। एक तो ये होएगा, और क्या होएगा? और सुनिएगा, आप मुझे बताएं, हमारी आंखों की पलकें, आपको मेरी आंखों की पलकें दिखाई दे रही हैं? एक ऊपर है, एक नीचे है। जरा सोचिए, मैंने आंखें खोल रखी हैं, इट मींस मेरी आंखों की पलकें अलग हो गई हैं। आंखें जब क्लोज करूंगा बंद हो गई हैं, खोलूंगा अलग हो गई हैं। तो ध्यान से सुनना, छठे महीने के अंत से पहले जो आंखों की पलकें थी वो बंद थी। ठीक है, छठे महीने के अंत तक आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं, यानी खुल जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना, आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो आंखें हैं ना, आंखों की पलकें अभी तो बंद दिखाई दे रही है, ये खुल जाती हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई हैं। एक तीसरी चीज और आपने याद रखनी है बेटा, ये जो आंखों की पलकें जो होती हैं, इसके ऊपर बाल हैं, ये इन बालों को क्या बोला जाता है? ये आंखों की ये तो है पलकें, और इनके ऊपर ये बाल हैं, इनको बोला जाता है बरौनिया। याद रखना, क्या बोलते हैं? बरौनिया। तो तीसरा बिंदु आपने याद रखना बेटा जी, यहां पर ये तो पहला हो गया, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, नहीं तो 1 2 3 में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इस तरीके से, एक ये और एक ये। ठीक है, क्या? बरौनियों का निर्माण हो जाता है। सिंपल, किसका निर्माण हो जाता है? आंखों की पलकों के ऊपर ये जो बाल है ना, बाल, इनको हम क्या बोलते हैं? बरौनिया। इनका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई लैशेज। आई लैशेज। ठीक है, तो आई लैशेज या बरौनिया, आंखों पे पलकों पर जो बाल हैं, इनका निर्माण हो जाता है। तो कुल मिलाकर 3 चीजें याद रखनी है आपने, क्या? कि जब छठा महीना खत्म होने को आता है, छठे महीने का अंत होता है, या दूसरी तिमाही का अंत होता है, या 24 हफ्ते का अंत होता है, तो शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेनुगो। देखिए, सिर पर तो बाल 5वें महीने पर आ गए थे, यहां पर मैंने सिर पर बाल नहीं लिखा, मैंने बोला क्या? शरीर पर बाल, पूरे शरीर पर बाल आ जाते हैं, जिनको हम कोमल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेनुगो। बच्चा पैदा होता है तो उसकी मालिश होती है, करते हैं ना, उसके दादी दादा या मतलब नाना नानी क्या करते हैं? मालिश करते हैं, ताकि उसके ऊपर वो जो कोमल बाल हैं वो हट जाएं। कईयों के बच्चों के ना सिर पर बहुत बाल होते हैं, तो घिस घिस के उनके बालों को खत्म कर देते हैं। तो कुल मिलाकर लेनुगो क्या थे? कोमल बाल थे बेटा जी, जो 5-6 महीने के अंत तक आ जाते हैं। आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं, और बरौनियों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। सिंपल सा था। अब ये हमारी खत्म हो गई है, क्या? दूसरी तिमाही। अब क्या आएगी? जरा सोचिए, तीसरी तिमाही। अब तीसरी तिमाही में कौन कौन से महीने हैं? जरा सोचिए, 7वां, 8वां और 9वां महीना है या नहीं है? ठीक है, अब इस 3 महीनों में वो जो भ्रूण है वो कुछ नहीं कर रहा, वो केवल विकास कर रहा है। वो अपनी माता से पोषण ले रहा है। ठीक है,
विकास कर रहा है, उसके अंग विकास कर रहे हैं, उसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। कुल मिला के वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है। और 9th मंथ यानी तीसरी तिमाही के अंत तक, यानी 9वें महीने के अंत के बाद वो बच्चा शरीर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब वो 9वें महीने के अंत के बाद, जब तीसरी तिमाही के अंत के बाद जो शरीर से बाहर आएगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, प्रसव। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रसव। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है जल्दी से। देखिए, आज मैंने आपको बताया, कई सारी चीजें बताई है वैसे तो। आज मैंने आपको बताया क्या, कि वो जो अंतर कोशिकीय समूह जो हमने बात करी थी कोरक पुट्टी में, वो अंतर कोशिकीय समूह आगे चलकर किसका निर्माण करता है, जर्म स्तरों का। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो है आगे चलकर उस भ्रूण में अंगों का निर्माण करती है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारी चीजें बता दी थी। उससे पहले मैंने एचसीजी के बारे में भी बताया, एचसीजी का कार्य क्या है, उसका उपयोग क्या है, ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने आपको भ्रूणीय विकास की पूरी अवस्थाएं बताई कि पहली तिमाही के पहले महीने के अंत तक हृदय बनता है, दूसरे महीने के अंत तक उसके क्या बोला था कि पाद और अंगुलियां जो होती हैं उसका निर्माण हो जाता है। तीसरे महीने के अंत तक यानी पहली तिमाही के अंत तक जो अंग तंत्र हैं उनका निर्माण हो जाता है, ये हमने बात करी। फिर दूसरी तिमाही में 5वें महीने के दौरान क्या हुआ था, मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा आपको, शरीर 5वें महीने के दौरान जो गतिशीलता है वो दर्शाता है कौन, वो शिशु। और सिर पर क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, ये बताया। 6ठे महीने के अंत तक यानी दूसरी तिमाही के अंत तक कई सारी चीजें हुई। 3 चीजें मैंने आपको बताई, क्या, शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेनुगो, है ना। आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं, बरौनियां आ जाती हैं, ये बता दिया। और तीसरी तिमाही जो 7वें, 8वें और 9वें महीने से बनी हुई थी, उस तीसरी तिमाही के अंत तक यानी 9th मंथ के अंत तक, मतलब 9वें महीने के अंत में क्या होगा, शिशु शरीर से बाहर आएगा। अब कैसे बाहर आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 9वें महीने के अंत तक क्या होगा, शरीर से बाहर आ जाएगा। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रसव, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रसव, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आज मैंने आपको बताया है। समय हो गया किस चीज का बेटा जी, आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, मानव गर्भावस्था में कितनी तिमाही होती है, मानव गर्भावस्था में कितनी तिमाही होती है। सोचिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल। तिमाही पूछा है, कितनी तिमाही होती है। दूसरा प्रश्न बेटा जी, त्वचा किस जर्म स्तर से उत्पन्न होती है, त्वचा किस जर्म स्तर से उत्पन्न होती है। चलिए, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था मानव गर्भावस्था में कितनी तिमाही होती है। अभी मैंने आपको बताया टोटल कितनी तिमाही होती है, 3, सीधा सा आंसर। थर्ड, 3 तिमाही होती है, ठीक है। दूसरा, त्वचा किस जर्म स्तर से उत्पन्न हुई थी, याद करिए, त्वचा जो है वो किस जर्म स्तर से उत्पन्न हुई थी, याद करिए, कौन सी, बाह्य त्वचा। देखिए, बाह्य त्वचा मध्यजन स्तर यानी मीजोडर्म, अंतस त्वचा यानी एंडोडर्म, उपरोक्त सभी नहीं, कौन सी, बाह्य त्वचा यानी बाह्य जर्म स्तर यानी एक्टोडर्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, फर्स्ट, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का क्विज। समय हुआ है किस चीज का, आज के होमवर्क का। सिंपल से ये 4 प्रश्न है, आपने जरूर करने हैं, पक्का करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर को हम करेंगे खत्म, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होएगा क्या, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रावण। इसको पढ़ेंगे और चैप्टर को करेंगे खत्म, ठीक है। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा, बाय बाय।